वेलकम टू स्कॉलर वेदा। मेरा नाम है सृष्टि और आज के इस खास एपिसोड में आप जानेंगे कि कैसे आप इग्नू यूनिवर्सिटी में, हमारी जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में है, उसमें कैसे आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो आप सिर्फ ये मत सोचें कि हमें सिर्फ मैडम पास होना है, हमें अच्छे मार्क्स से कैसे पास होना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो बताइए। तो उसका आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी इग्नू यूनिवर्सिटी की। जो हमारी इग्नू है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या रैंकिंग चल रही है करेंटली इंडिया में। उसके बाद मैं 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करूंगी जो कि डायरेक्टली लिंक्ड हैं आपके एग्जाम के मार्क्स से। तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि स्टडी कैसे करनी है और स्टडी से रिलेटेड जो र्यूमर्स फैले हुए हैं इग्नू के बारे में सोसाइटी में कि ये ऐसी यूनिवर्सिटी है वैसी है, वो सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। दूसरा है वर्ड लिमिट का क्या करना है, कितने वर्ड लिमिट को कितना हद तक आपको फॉलो करना होता है, क्या सिर्फ पेपर भर देने से नंबर बहुत अच्छे आते हैं, इस पे बात होगी। तीसरा चर्चा होगी क्वेश्चन पेपर को कैसे टैकल करना है, किस तरह से उसको परसीव करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना प्रिपेयर करके जाना है। फोर्थ एस्पेक्ट में डिस्कस करूंगी कि जो इग्नू की अपनी किताबें हैं जो आपको वो सेंड करते हैं बाय कुरियर या फिर ई ज्ञान कोश पे आप उसे एक्सेस करते हो, उसकी क्या वैल्यू रहती है आपके एग्जाम में अच्छे अंक अच्छे मार्क्स लाने में। और पांचवा एस्पेक्ट में डिस्कस करूंगी कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है अपने पेपरों की, प्लस असाइनमेंट की क्या वैल्यू रहती है आपके फाइनल स्कोर को बूस्ट करने में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की अभी करंट रैंकिंग क्या चल रही है। तो हमारे देश में जब हम इंस्टीट्यूशंस को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंक करने चलते हैं तो उसमें हम एक बहुत ही क्रेडिबल फ्रेमवर्क का यूज करते हैं जिसे कहते हैं एनआईआरएफ। एनआईआरएफ की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये जो रैंकिंग है वो हर साल निकाली जाती है एनुअल बेसिस पे। 2024 में भी और 2025 में भी ओपन यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में इग्नू नंबर 1 पे है। अगर आप इग्नू की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो आप वहां पे देखेंगे एनआईआरएफ रैंकिंग नंबर 1। इसका मतलब है कि क्रेडिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्वालिटी ऑफ फैकल्टी की बात करूं, अगर मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करूं, तो दैट इज टॉप नॉच इन दिस यूनिवर्सिटी, नो डाउट। अब बात करते हैं कि स्टडी कैसे करते हैं इस यूनिवर्सिटी में, कैसे मार्क्स लिए जाते हैं और कौन कौन से ऐसे र्यूमर्स फैले हुए हैं। तो सबसे बड़ा र्यूमर तो ये है कि इसमें कॉपी चेक नहीं होती है। सब एक और बड़ा र्यूमर है कि इसमें सारे पेज भर के आने होते हैं तभी आप पास हो सकते हैं। तो ये सब अफवाहें हैं, ये सब र्यूमर्स हैं। मैं क्यों आपको बता रही हूँ, बिकॉज मैं खुद भी एनरोल्ड हूँ एक कोर्स में इग्नू में और मैं खुद एग्जाम्स देती हूँ। तो मुझे अभी एक्सपीरियंस हो चुका है कि किस तरह से एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, क्या करना है और एग्जाम में बाकी स्टूडेंट्स क्या काम कर रहे होते हैं जब वो पेपर लिख रहे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि इस तरह के र्यूमर्स में, इस तरह के अफवाहों में आप ना फंसे कि कॉपी चेक नहीं होती। कॉपी बिल्कुल चेक होती है। जिस इंस्टीट्यूशन के रैंकिंग नंबर 1 आ रहा है उनके फैकल्टी ऐसा हो नहीं सकता कि वो कॉपी ना चेक करें। डेफिनेटली या तो आपने पढ़ाई नहीं करी है, या आपने आंसर सही से नहीं लिखे हैं, या आपने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट यू हैव रिटन द आंसर, कहानी लिख के आए हैं। तो उसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप पास हो जाएंगे, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो अफवाहों को जरा रोक दीजिए और रियलिटी को जरा चेक कीजिए। स्टडी करने का तरीका ये है कि आपको इस एग्जाम को, इस पेपर को, इस यूनिवर्सिटी को सीरियसली कंसिडर करना है। आप ये चक्कर में मत रहिए कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है तो इसमें सिर्फ पेपर देके पास हो जाएंगे, हो जाएगा। आपको इसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे मार्क्स से पास होना पड़ेगा। तो अगर अच्छे मार्क्स से पास होना है तो स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिवर्सिटी में। अभी एक रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि बीए में उसने जो है एनरोल किया था एंड उसको भी ये था कि मैम इसमें क्या सारे पन्ने भरने होते हैं, क्या इसमें कॉपियां चेक नहीं होती है। तो मैंने उनको भी क्लियर किया कि बेटा इस तरह का कोई बात नहीं होती है। अगर आपने पढ़ाई की है तो डेफिनेटली आपकी कॉपी जो है चेक हो जाएगी और आपकी कॉपी बिल्कुल क्रेडिबिलिटी से, बिल्कुल ऑथेंटिसिटी से चेक होगी। अच्छे आंसर्स लिख के आओगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है। तो स्टडी सबसे पहले तो अपने माइंड सेट ये अपना चेंज कर लीजिए कि इग्नू कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि कुछ भी लिख के आ जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे तो आप आराम से पास हो जाएंगे। डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि ये सिंसियर इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर सारा काम बहुत ध्यान से हो रहा है। सेकेंड इज द वर्ड लिमिट। कई बार स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि वर्ड लिमिट क्या है, क्या हमें जितना वर्ड लिमिट लिखा है क्या हमें एग्जैक्टली उतने ही वर्ड को लिखना है, या ज्यादा वर्ड भरने हैं, या पूरा ही जो बुकलेट मिलता है एग्जाम में वो पूरी भर के आ जानी है। तो वर्ड लिमिट में आपको ऐसा देखना है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर में इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। हर क्वेश्चन से पहले इंस्ट्रक्शंस में दिया रहता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इतने वर्ड में अटेम्प्ट करना है। तो आप पहले उसको ध्यान से पढ़िए, जो इंस्ट्रक्शन बुकलेट है,
जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं एग्जाम देने के टाइम पे। अगर वहां बोला है कि 500 वर्ड में लिखना है तो आप 500 वर्ड में आंसर लिखिए। अगर वहां लिखा है कि 600 वर्ड में आंसर तो 600 वर्ड में लिखो। अप्रोक्सीमेट 600 का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट 600, या 500 का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 500, वो पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली। क्योंकि जब आप फ्लो में होते हो, जब आप लिख रहे होते हो, तो आपको नहीं पता कि वो 500 510 पहुंच गया या फिर वो 490 या 480 पे ही रुक गया। बट अप्रोक्सीमेट ये मान के चलते हैं एग्जामिनर कि आपको अप्रोक्सीमेटली उस वर्ड लिमिट को डेफिनेटली फॉलो करना है। ज्यादा लेंदी आंसर नहीं देने हैं और ज्यादा शॉर्ट भी आंसर नहीं होने चाहिए कि मैंने तो बहुत ज्यादा टू द पॉइंट लिख दिया और अब मुझे नंबर दे दो, ऐसा भी नहीं है। तो आपको बहुत ही कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जो आंसर है वो लिख के आना है, जिसको देख के एग्जामिनर को लगे कि यस दिस पर्सन हैज स्टडीड इन डेप्थ और ये लायक है इतने मार्क्स के। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वर्ड लिमिट के बारे में। तीसरी चीज जो है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से हमें समझना पड़ता है। जब हमारे सामने इग्नू का क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें ना चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपके परफॉर्मेंस, आपके नंबर इस पे भी बेस करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन उठा रहे हो। अब आप कहोगे मैम इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो चॉइस वाले क्वेश्चन है आपको उसका सही से आकलन करना है कि मुझे इन दोनों में से अगर चॉइस वाला क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन उठाना है। अगर आप ये सोचेंगे कि जो पहला लिखा है मैं उसी को अटेम्प्ट कर दूंगा, आपने सोचा भी नहीं, यू डिडंट थिंक थ्रू, आपने एनालाइज भी नहीं किया कि दो क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन का आंसर मैं और बेहतर तरीके से लिख पाऊंगा या पाऊंगी। अगर आपने वो एनालिसिस नहीं किया और आप बस शुरू कर दिया आपने आंसर लिखना और फिर बीच में बैठ के आप सोचते रहते एग्जाम हॉल में कि अब इसको मैं पूरा कैसे करूं, मुझे तो पहले के 2 पॉइंट याद है बाकी का कुछ याद नहीं है। तो इसीलिए जो चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं उसको पहले से हमें माइंड मेकअप करना पड़ेगा, माइंड मैप बनाना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन इसमें से है जो मैं डिटेल में जानता हूं या जानती हूं, जिसके बारे में मैं सही से डिटेल में लिख पाऊंगा। ये नहीं कि आपको जो सामने दिखा आपने चालू कर दिया उसको लिखना। तो क्वेश्चन पेपर को सही से एनालाइज करना, उसको सही से समझना बहुत जरूरी है जब वो आपके सामने प्रस्तुत होता है। आप थोड़ा टाइम ले लो, 2-4 मिनट उस पर इन्वेस्ट करो सोचने के लिए कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन यूजुअली डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है या एनालिटिकल या क्रिटिकल थिंकिंग वाला होता है, वो यूजुअली 600 वर्ड का होता है, तो उसमें चॉइस भी नहीं होता है यूजुअली। ठीक है, तो जिसमें चॉइस नहीं है वो तो आपको करना ही करना है, उसमें तो आपको अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। लेकिन जो चॉइस वाले क्वेश्चन है उसमें चयन करना सही तरीके से जरूरी है कि मुझे कौन सा वाला सवाल जो है वो अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है इग्नू के बुक्स की वैल्यू। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हम डिग्री कर रहे हैं, अगर हम ओपन से कर रहे हैं तो हमें कुछ पढ़ना नहीं है, जो यूनिवर्सिटी ने हमें किताबें दी हैं हमें वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम अपने मन से जनरल सा क्वेश्चन पेपर आता है जनरल सा आंसर लिख देंगे। जनरल क्वेश्चन पेपर देखने में आपको जनरल जरूर लगेगा लेकिन आंसर आप उसके नहीं लिख पाएंगे अगर आपने किताबें इग्नू की नहीं पढ़ी हैं तो। आपका हियर से वाला जो इसमें नॉलेज है कि यहाँ से सुन लिया इधर से सुन लिया, कोई यूट्यूब वीडियो देख के चले गए और उसके बेसिस पे कहानी लिख के आ गए, दैट स्ट्रेटेजी विल नॉट वर्क हियर। तो इसमें आपको जेन्युइनली जो इग्नू की किताबें आपको मिलती हैं कुरियर से, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए, आप ई ज्ञान कोश पे जाइए जो इग्नू का अपना ऑफिशियल पोर्टल है, वहां पर आप ई बुक्स डाउनलोड कर लीजिए अपने लैपटॉप पे, पीसी पे या मोबाइल फोन पे। तो आप वहां से भी उसको पढ़ सकते हो। बट ऑथेंटिकली आपको बुक्स को देखना तो पड़ेगा। बिना देखे आप बुक को सीधा कुंजी वगैरह खरीद के कहीं से आप उसको जैसे जैसे मैनेज करके आप उसको देने जा रहे हैं पेपर एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि यू विल गेट वेरी गुड स्कोर, दैट इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन दैट यू आर सेटिंग फॉर योरसेल्फ। क्लियर बात है? अब जैसे देखो मेरे पास ये बुक है, ये इग्नू की बुक है MES 016 एजुकेशनल रिसर्च की। ठीक है, तो जिस कोर्स पे मैं एनरोल्ड हूँ उसमें मुझे एजुकेशनल रिसर्च पढ़ना था अभी रिसेंटली, जब मेरा एग्जाम से पहले। तो मैंने इस बुक को पढ़ा, तो इसमें 2 वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2। तो ऐसे आपको 2 सेट में भी बुक्स मिल सकती हैं या सिंगल बुक भी हो सकता है, या यूजुअली तो बहुत सारी बुक्स आती है एक पर्टिकुलर कोर्स में। तो जो भी आपकी बुक्स है ना उन बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप स्टडी नहीं करेंगे, आप सिर्फ ऐसे ही तुक्का लगाएंगे तो वो तुक्के वाले नंबर फिर आपको दिखते हैं, फिर आप देखते हैं ये कैसे मार्क्स आ गए, मैं पास क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। क्लियर है? तो बुक्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। और एक और बात मुझे हाईलाइट करनी है, जब एग्जामिनर है ना, जो चेक करने वाले हैं वो प्रोफेसर ही हैं। और इग्नू के प्रोफेसर्स कोई ऐसे वैसे प्रोफेसर्स नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा क्रेडिबल प्रोफेसर्स है। आप उनके डेजिग्नेशन देखेंगे, आप उनके रिसर्च आर्टिकल्स देखेंगे, आप उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे तो यू विल बी वेरी मच शॉक्ड कि वो लोग कितने ज्यादा वेल रिसर्च्ड लोग हैं जिन्होंने अपने एरिया अपने एरिया में एक्सपर्टीज हासिल करी है। तो आपको नहीं लगता जो व्यक्ति 20-25 साल एक ही सब्जेक्ट में पढ़ रहा है वो 1 सेकंड में पता लगा सकता है कि आपने इस आंसर में क्या लिखा है? इट इज वेरी इजी टू कैच। एज अ ट्रेनर माई सेल्फ, अगर मेरे सामने 10
आंसर्स पेश किए जाएंगे, तो मैं बड़ी आसानी से पिक कर लूंगी कि कौन सा बच्चा जो है वो पढ़ के आया, क्योंकि वो जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा उसके आंसर मुझे अलग से दिखेगा, उसके आंसर में मुझे अलग से हेडलाइन दिखेगा, उसके आंसर में मुझे अलग से सब हेडिंग्स दिखेंगे, उसके आंसर में मुझे इलस्ट्रेशंस, ग्राफिक्स, डायग्राम दिखेंगे अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। और जो सिर्फ एक रात पहले, 1 घंटा पहले पढ़ के आया है, उसके आंसर शीट में मुझे सिर्फ कहानियां मिलेंगी, एक छोटा सा हेडिंग डाला और पूरा लंबा लिख दिया, तो वो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो है बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके आंसर लिखा हुआ है। तो एक एग्जामिनर के लिए, एक प्रोफेसर के लिए, एक टीचर के लिए, एक ट्रेनर के लिए बहुत आसान होता है ये जानना कि बच्चा कितना पढ़ के आया है, उसके आंसर में कितना जान है, कितना सॉलिड कॉन्क्रीट उसका आंसर है। और एक और बात मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करती हूँ, जब हमें प्रोग्राम गाइड मिलती है, जब भी आप किसी इग्नू यूनिवर्सिटी के कोर्स में एनरोल करते हो, तो उसमें आपको प्रोग्राम गाइड दिया जाता है, ठीक है। उस गाइड के अंदर यह लिखा जाता है कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया होंगे जिसके बेसिस पर आपको नंबर दिए जाएंगे। तो उसमें अलग अलग सब कैटेगरीज हैं कि क्या स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग कर पाता है, क्या उसका कंटेंट स्ट्रांग है, क्या उसके जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो अच्छा है। तो ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, तो नंबर उसके बेसिस पे होते हैं। नंबर इसके बेसिस पे नहीं होते हैं कि आपने कितना लंबा आंसर लिख दिया, या आपने पूरी आंसर बुकलेट भर दी क्या, या आपने बहुत सारे डायग्राम बना दिए। ये कोई पैमाना नहीं है आपके आंसर्स को ग्रेड करने का। तो जो पैमाना है, जो क्राइटेरिया है, जो पैरामीटर है, वो तो आपकी प्रोग्राम गाइड में लिखे हुए हैं, जो आपने पढ़ा नहीं। तो आज ही जाके जिस भी कोर्स में आपने एनरोल किया है, उस कोर्स के प्रोग्राम गाइड को जाके पढ़ो। उसके अंदर ये लिखा होता है कि व्हाट इज द इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन, व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑन विच योर इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन। If you are not able to meet that criteria, do not expect good marks. But if your answers can meet those criteria, definitely you will get very very good marks. फिर आप कहेंगे मैम बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है। तो ये इट्स क्वाइट पॉसिबल टू गेट गुड मार्क्स अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। लास्ट एस्पेक्ट में बात करूंगी असाइनमेंट्स एंड प्रिपरेशन। अब आपका जैसे एग्जाम दिसंबर में अब होगा, नेक्स्ट वाला। अब दिसंबर के एग्जाम के लिए ये नहीं कि आप अभी कुछ नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट अपने टाइम और अपने पेस के हिसाब से पढ़े। हो सकता है कोई व्यक्ति वर्किंग हो सकता है किसी व्यक्ति के कुछ और घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या नौकरी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, उन सबको साथ लेके चलते हुए व्यक्ति जो है अपने अनुसार, जो है अपनी सुविधा अनुसार जो है उसको अडेप्ट कर सकता है, अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल शेड्यूल बना सकता है। तो आपको ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पढ़ना ही नहीं है और सिर्फ जब डेट शीट आ जाएगी आप बस चले जाएंगे सेंटर पे एग्जाम देने। इसका मतलब ये है कि दिसंबर में पेपर है तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आप अपनी किताबों को उठाइए और उसमें चैप्टर्स को जरा देखना तो शुरू कीजिए, हेडिंग्स देखो, उसके सब हेडिंग्स देखो, तब जाके आप थोड़े से प्रिपेयर होगे कि जब दिसंबर पेपर आएगा यू विल बी एबल टू टैकल दैट वेल। प्लस देर इज वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट की अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं होता है तो पूरा रिजल्ट ही ढंग से घोषित नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसीलिए असाइनमेंट जो आपका करंट साइकिल में असाइनमेंट आपके पेंडिंग पड़े हैं या जो असाइनमेंट आपको इस बार बनाना है वो आप टाइम से बना लीजिए अक्टूबर नवंबर में, ताकि दिसंबर में सबमिट हो जाए। असाइनमेंट नहीं बनाएंगे तो वो अपडेट नहीं होगा, और अपडेट कब होगा ये नहीं पता। तो इसीलिए आप समय से, जो आपका टाइमलाइन चल रहा है, आप जितना हो सके उसको फॉलो कीजिए। आप सभी स्टूडेंट जो है यूजुअली जो है अभी रिसेंटली यूजी कोर्सेज वगैरह में एनरोल्ड होंगे, तो डेफिनेटली कंपैरेटिवली आप लोग काफी यंग होंगे। एंड यंग होने का मतलब है कि कंपैरेटिवली हो सकता है कि आप लोगों के पास थोड़ा ज्यादा टाइम रहता हो ये सब असाइनमेंट वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, हो सकता है मेरा अजम्पशन गलत हो, बट फिर भी। तो कहने का मतलब ये है असाइनमेंट पे टाइम से ध्यान देना है। असाइनमेंट को प्रिपेयर करने का फायदा ये रहता है कि उसमें भी आपकी 30% पढ़ाई हो जाती है। अगर कोई स्टूडेंट असाइनमेंट बना रहा है तो वो किताबों को जरूर रेफर करेगा, और किताब को रेफर करेगा मतलब वो पढ़ रहा है। तो इनडायरेक्टली आपकी पढ़ाई में भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और जो असाइनमेंट इधर उधर से खरीद खरीद के लिख रहे हैं, वो तो फिर क्या ही आपने सीखा, क्या आप उसको डिलीवर करेंगे, और खुद ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब आपका पेपर पास हो जाएगा। नटशल यही मैं कहूंगी कि इग्नू अपने आप में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बहुत से इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल और बहुत ही सक्सेसफुल लोग इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचे, घबराइए मत कि यूनिवर्सिटी स्लो है या बहुत जल्दी इंटीमेशंस नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं आते हैं तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम से सब कुछ आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। आपको एज अ स्टूडेंट क्या करना है, आपको अपने जो आपका सामर्थ का पोर्टल है इग्नू का, आपको उसको रेगुलरली चेक करना चाहिए। कोई ऐसा टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड
ऐड किया गया या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया तो वो आपको चेक करना चाहिए। कोई आपको नोटिफिकेशन जीमेल पर आया है जो आपका रजिस्टर्ड था, या आपको कोई मैसेज आपके मोबाइल फ़ोन पर आया है इग्नू की तरफ से, वो आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए। अपनी डेट शीट आपको टाइम से चेक करनी चाहिए। अपनी असाइनमेंट के सबमिशन की टाइमलाइन आपको चेक करनी चाहिए। प्रैक्टिकल्स कब हो रहे हैं ये चेक करना चाहिए। ये सब चीज़ें जब आप ऑन पॉइंट रखेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके मार्क्स अच्छे ना आए इग्नू में। इसी के साथ मैं इस वीडियो को आज रैप अप करूंगी। आई एम श्योर आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ हेल्प मिली है। क्या हेल्प मिली है, कितना ज़्यादा हेल्प मिली है, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इग्नू से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का आपका कोई डाउट है, आप डेफिनेटली यू कैन शेयर इट विथ मी। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। Thank you so much for subscribing to my channel Scholar Veda and be a part of this continued journey, and I will see you in the next video.